नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज की इस वीडियो में हम साइंस का एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी अदर जो भी एग्जाम है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ब्लड के टॉपिक। अब देखो, जो ब्लड है इस ब्लड का हम अध्ययन करेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है यानी परिसंचरण करता है, और इस परिसंचरण के लिए एक तंत्र होता है जिसको हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड है, ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं रुधिर। क्या बोलते हैं ब्लड को? रुधिर। ठीक है ना। अब देखो, जो ये ब्लड है इस ब्लड के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड होता है इस ब्लड के हम जो भी मेन पॉइंट है उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक। कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। उत्तक को क्या बोलते हैं? टिश्यू। अब मैंने कहा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक। तरल का मतलब लिक्विड होता है, संयोजी का मतलब जोड़ना, उत्तक यानी एक टिश्यू होता है। अब देखो, एक तो होती है कोशिका, एक तो क्या होती है? कोशिका, और एक तो कोशिका और एक होता है उत्तक। दोनों में अंतर क्या है? अगर कोई कोशिका एक विशेष कार्य करने लग जाए, जो कोशिका होती है, अगर कोई कोशिका एक विशेष कार्य करने लग जाए तो वो क्या बन जाती है? वो एक उत्तक बन जाती है। ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी ये तरल है, संयोजी यानी जो जोड़ता है, उत्तक यानी टिश्यू एक विशेष कार्य करता है, और ये अपने जो बॉडी को जोड़ने का काम करता है, उत्तक। ठीक है। अब देखो, मैं कह रहा हूं एक तो नलिका होती है, एक तो होती है आपकी शिरा, एक तो क्या होती है? शिरा, और एक क्या होती है? धमनी। एक तो शिरा होती है और एक क्या होती है? धमनी। अब देखो, शिरा और धमनी में क्या अंतर है? शिरा का पहला शब्द क्या है? स। स का मतलब होता है शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाने वाली नलिका। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाने वाली नलिका, उसको क्या कहते हैं? शिरा। और धमनी क्या होती है? धमनी का मतलब होता है हृदय से, क्या होता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका वो क्या होती है? वो आपकी धमनी होती है। अब देखो, मैं कह रहा हूं जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ब्लड होता है वो क्या होता है? एक बफर विलियन होता है। क्या होता है? बफर विलियन होता है। विलियन। बफर विलियन का मतलब क्या होता है? ऐसा विलियन जो अपने पीएच के मान के घटने या बढ़ने का क्या करे? विरोध। तो बफर विलियन का मतलब क्या होता है? ऐसा विलियन जो अपने पीएच मान का परिवर्तन का विरोध करे। ब्लड एक बफर विलियन होता है। बफर विलियन का मतलब होता है कि इसका पीएच मान सेम रहता है, और इसका जो पीएच मान है वो पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू होती है 7.4। और कैसा होता है 7.4? ये होता है हल्का सारीय। कैसा होता है? हल्का सारीय। क्यों होता है हल्का सारीय? ये आपका कोई पीएच स्केल है। अब इस पीएच स्केल में यहां वैल्यू होती है 0, और यहां वैल्यू क्या होती है? 14, और बीच में वैल्यू क्या होती है? 7। अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा तो माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा माध्यम होगा? अम्लीय। अगर पीएच मान 7 है तो माध्यम कैसा होगा? उदासीन। माध्यम कैसा हो गया? उदासीन। अगर पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में है तो माध्यम कैसा हो गया? माध्यम हो गया क्षारीय। ठीक है। तो जो ब्लड है इस ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। तो 7.4 का मतलब कैसा होगा? क्षारीय होगा, लेकिन कैसा होगा? हल्का क्षारीय। ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। अब देखो, जो ब्लड के बारे में और बात,
जो ब्लड होता है मानव के शरीर में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, सामान्यतः 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है ब्लड, 5 से 6 लीटर होता है। दूसरी बात करें, जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, उस बॉडी का जो ब्लड बनाता है वो कितना बनाता है, वो बनाता है 7 से 11%। जो हमारी बॉडी है उस बॉडी के जो वजन है उस वजन का कितना बनाता है, 7 से 11%। ये छोटी मोटी जानकारी होती है ब्लड के बारे में। अब देखो ब्लड के बारे में हम और बात करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो जो हमारे शरीर का तापमान है, यानी शरीर का तापमान उस शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, इस तापमान को बनाने में किसकी भूमिका होती है, आपके ब्लड की होती है। ठीक है। दूसरा काम क्या करता है आपका ब्लड, जो ब्लड है वो आपके जो शरीर है, शरीर में सभी स्थानों पर जो पोषण पदार्थ है, क्या है, पोषण पदार्थ है, पोषण पदार्थों के परिवहन में कौन सा एक होता है, वो भी आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है। और ब्लड क्या काम करता है, ब्लड आपके जैसे वायु है O2 व CO2 के परिवहन में भी कौन सा एक होता है, ब्लड होता है। ठीक है। तो ब्लड का मतलब जो आपकी शरीर है, शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है, ब्लड करता है। पोषण पदार्थ है उसके परिवहन में सहायक कौन होता है, ब्लड होता है। O2 और CO2 के परिवहन में भी कौन सा एक होता है, ब्लड होता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ब्लड। अब देखो जो ब्लड है, अब ब्लड का जो हम संगठन पढ़ते हैं वो संगठन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो इसमें क्या आता है, प्लाज्मा, क्या आता है, प्लाज्मा। और एक इसमें क्या होती है, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। अब देखो जो ये प्लाज्मा है, जो पूरा अगर ब्लड, ये मान लो 100% आपका ब्लड है, कितना है, 100% ब्लड है। अब इस 100% ब्लड में जो प्लाज्मा होगा वो कितना होगा, 55%। कितना हो गया, 55%। बाकी जो 45% बचा, वो 45% क्या होती है, रुधिर कणिकाएं होती है। अब देखो जो रुधिर कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इस लाल रक्त कणिकाएं को इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी। एक दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं WBC। और एक होती है बिंबाणु को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब देखो इसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 55% बनाता है। और इस प्लाज्मा में भी जो जल होता है, क्या, जो जल होता है, पानी होता है। वो पानी कितना होता है, 90 से 92%। कितना पानी होता है, 90 से 92%। और इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन कितनी होती है, 6 से 8%। कितनी प्रोटीन होती है, 6 से 8%। अब देखो जो प्रोटीन पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है एल्ब्यूमिन। एक होती है ग्लोब्यूमिन। और एक होती है क्या, फाइब्रिन। एक होती है फाइब्रिन। अब देखो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या काम करती है, परासरण दाब उत्पन्न करती है। क्या काम करती है, परासरण दाब उत्पन्न करती है।
एक होती है जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये क्या काम करती है, आपकी जो एंटीबायोटिक क्षमता है, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है, ठीक है। और एक होती है फाइब्रिन प्रोटीन, जो फाइब्रिन प्रोटीन क्या काम करती है, रुधिर का थक्का बनाना, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा कितना परसेंट, 55% भाग बनाता है प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा 55% भाग बनाता है, प्लाज्मा 55% भाग बनाता है, इसमें पानी कितना होता है, 90 से 92%। जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कितनी होती है, 6 से 8%। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और फाइब्रिन प्रोटीन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या काम करती है, परासरण दाब उत्पन्न करती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो क्या निर्माण करती है, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है। और फाइब्रिन प्रोटीन है वो क्या काम करती है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है, ठीक है। आगे फिर और देखते हैं। अब देखो इसमें अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की, और रुधिर कणिकाओं में हम लेते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। अब देखो लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में रखते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, यानी क्या लिखते हैं, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं क्या कहते हैं, आरबीसी। अब देखो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसका एक उपनाम भी होता है, क्या नाम होता है, उपनाम। और उपनाम क्या है इसका, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसका एक उपनाम होता है, और उपनाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। और इसको एक नाम से और जानते हैं, वो क्या होती है, रक्ताणु। क्या होती है, रक्ताणु। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, रक्ताणु के नाम से, आरबीसी, और एक उपनाम है इसका इरिथ्रोसाइट। अब देखो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं होती है, अगर इनकी संख्या की बात करें, क्या संख्या की बात करें, तो जो हमारी बॉडी है इस बॉडी में ये संख्या में होती है 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। जो इनकी संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। दूसरा और देखते हैं, इस जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इसका अगर व्यास की बात करें, इसकी व्यास की बात करें, तो इसका जो व्यास होता है वो होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर। 7 से 8 क्या होता है, माइक्रोमीटर। 7 से 8 क्या होता है, माइक्रोमीटर। और बात करते हैं जैसे लाल रक्त कणिकाएं की, तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसकी मोटाई जो मोटाई होती है वो मोटाई कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर। और हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं की, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, अर्थात इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और क्या होता है इसमें, जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। मैं क्या कर रहा हूं, लाल रक्त कणिकाएं, और लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, अब देखो इसको वापस एक बार देखते हैं। अगर लाल रक्त कणिकाएं, जो लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं आरबीसी, यानी रेड ब्लड कार्पल्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्ताणु, ठीक है। अब इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट। अगर इनकी संख्या की बात करें तो संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन
मिमी होती है। अगर व्यास की बात करें तो व्यास कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। मोटाई की बात करें तो मोटाई 2 माइक्रोमीटर होता है। अब देखो इसमें क्या क्या अभाव होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। अब देखो इसमें और क्या चीज एब्सेंट रहती है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक 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 नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। जो भी आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके एक अपवाद भी है। क्या है, अपवाद। अपवाद क्या है, एक तो ऊंट ऊंट वह लांबा लांबा, एक तो ऊंट व लांबा, और इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है, उसमें क्या है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक पाया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके क्या है, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, ऊंट व लांबा, और ऊंट व लांबा में जो इसका क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और देखो जो आरबीसी है, इस आरबीसी का निर्माण, जो इसका निर्माण होता है वो देखो, इसका निर्माण 3 स्थानों पे होता है। कितने स्थानों पे, 3 स्थानों पे। आरबीसी का निर्माण 3 स्थानों पे होता है। एक तो होता है यॉर्कशेक, यॉर्कशेक, और एक होता है इसका निर्माण लीवर में। कहां होता है, लीवर में, लीवर में। और एक क्या होता है, बोन मेरो, बोन मेरो। देखो यॉर्कशेक, यॉर्कशेक की होती है लीवर, लीवर क्या होता है, लीवर आपका जो यकृत है उस यकृत को लीवर बोलते हैं, यकृत। और बोन मेरो क्या होती है, अस्थि मंजा, क्या होती है, अस्थि अस्थि मंजा, अस्थि मंजा। अब देखो जो यॉर्कशेक है, यानी आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ होती है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं आरबीसी, आरबीसी के निर्माण, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है, यॉर्कशेक से। जो यॉर्कशेक है, इस यॉर्कशेक से आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसा होगा, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया यॉर्कशेक से होती है। एक होता है लीवर, तो लीवर का मतलब है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूणीय भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, जो भ्रूणीय अवस्था होती है उस भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण वो कहां होता है, लीवर में होता है। एक देखो बोन मेरो यानी अस्थि मंजा, और अस्थि मंजा यानी वयस्क में, वयस्क वयस्क में आरबीसी का निर्माण। ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। जैसे आपके प्रश्न आ गया आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो अगर लीवर है ऑप्शन में तो लीवर होगा, तो इसका मतलब जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें आरबीसी का निर्माण कहां होता है, लीवर में होता है। वयस्क में आरबीसी का निर्माण बोन मेरो यानी अस्थि मंजा में होता है, और यॉर्कशेक में आरबीसी के निर्माण क्या होती है, प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे और देखो। देखो इधर
जो आरबीसी के निर्माण बता दिया, अकभुरणीय अवस्था में होगा तो कहाँ होगा, लिवर में होगा, और वयस्क अवस्था में कहाँ होगा, अस्थि मंजा में। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब जो आरबीसी है, आरबीसी का विनाश, 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 आरबीसी का विनाश, और वो विनाश कहाँ होता है, वो पलिहा में होता है, पलिहा, पलिहा में इसका क्या होता है, विनाश। अब देखो पलिहा क्या होती है, अब एक थैली नुमा संरचना है, ये क्या है, एक थैली नुमा, थैली नुमा संरचना है, संरचना। और यह हमारे जो पेट है इसके अंदर रहती है। इसमें क्या रहता है, इसमें ब्लड रहता है, इससे प्लीहा में क्या रहता है, ब्लड रहता है। अब देखो इसका जो जीवन काल है, एक पॉइंट लिखते हैं, जीवन काल, जीवन काल, जीवन काल, जीवन काल होता है 120 डे का। जो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डे का। डायरेक्ट प्रश्न आता है निम्न में से आरबीसी के जीवन काल होगा, तो आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया, 120 डे का हो गया। अब देखो जो आरबीसी है, इस आरबीसी का, आरबीसी, आरबीसी का जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, कलर, और कलर कैसा होगा, रेड होगा। आरबीसी का जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड यानी लाल होगा। ये लाल होता है, ये लाल किस कारण से होता है, तो ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक क्या होता है, वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक वर्णक होता है, और इस हीमोग्लोबिक वर्णक के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। अब देखो जो हीमोग्लोबिक वर्णक है, इस हीमोग्लोबिक वर्णन को हम तोड़ते हैं, एक तो हीमो और प्लस क्या तोड़ते हैं, ग्लोबिन। एक तो हीमो और एक किस में तोड़ा, ग्लोबिन में। अब जो ये हीमो है ये तो होता है वर्णक, यानी पिगमेंट जो रंग देता है, ये तो होता है वर्णक। और जो ये ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन। ये ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है अगर ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। वर्णक कौन सा पाया जाता है, हीमो। अब देखो हीमो को डिनोट करते हैं किससे, एचबी से, एचबी। और एचबी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी। एचबी का रंग कैसा होता है, बैंगनी। अगर ये एचबी, एचबी, अगर ये HbO2 से मिल जाए, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये HbO2 से मिल जाए तो ये निर्माण करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये HB क्या है, ये वर्णक है, अगर ये ऑक्सीजन से मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो गया, इसका रंग हो गया लाल। अगर आपसे कोई पूछता है HB, अगर इसका रंग पूछे तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग बैंगनी होगा। अगर ये O2 से मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा रंग देता है, रेड रंग देता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं HbO2। क्या लिखते हैं, HbO2। ठीक है, बाकी की क्लास और देखते हैं। अब देखो एक संरचना होती है, एक पॉइंट होता है, यानी हम बोलते हैं उसको इरिथ्रो, इरिथ्रोब्लास्ट। एक संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। अब देखो जो इरिथ्रोब्लास्ट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आरबीसी का फटना, आरबीसी का फटना। जो इरिथ्रोब्लास्ट है, इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब होता है आरबीसी का फटना। डायरेक्ट प्रश्न आता है इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, आरबीसी का फटना। एक और संरचना होती है आरबीसी में ही, एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये आरबीसी है ये आकार में उभयावतलाकार होती है,
और ये सिक्कों के रूप में एक के ऊपर एक ऐसे जम जाती है, यानी एक के ऊपर जैसे हम सिक्के लेते हैं उन सिक्कों के ऊपर एक जम जाती है। तो सिक्कों के जैसे एक के ऊपर एक जमना, इसको क्या कहते हैं? रोलेक्स। इसे क्या कहते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूं? रोलेक्स फॉर्मेशन। और रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? आरबीसी का सिक्कों की तरह जमना क्या कहलाता है? रोलेक्स फॉर्मेशन। तो इस रोलेक्स फॉर्मेशन की परिभाषा लिखेंगे, आरबीसी का सिक्के की तरह जमना। आरबीसी का सिक्के की तरह जमना, ये क्या कहलाता है? रोलेक्स फॉर्मेशन। अब देखो एक और बात देखते हैं, आरबीसी जो आपका ब्लड होता है, ब्लड, इस ब्लड में एक लोहा तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। और जो लोहा तत्व होता है, लोहे का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Fe होता है। ये हमेशा किस फॉर्म में पाएगा? Fe+2 की फॉर्म में पाएगा। जो Hb होता है वो किस फॉर्म में पाएगा? Fe+2 की फॉर्म में पाएगा। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो जो आरबीसी है, अगर आपका ब्लड है और उस ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो गई तो एक रोग होता है और उस रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। अगर ब्लड में जो ब्लड है, अगर ब्लड की मात्रा कम हो गई या ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो एनीमिया रोग कब होता है? आरबीसी की मात्रा कम होना। आरबीसी की मात्रा कम होना, आरबीसी की मात्रा कम होना, तो कौन सा रोग हो गया? एनीमिया। अब देखो जो एनीमिया होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है परनीसियम एनीमिया, एक तो होता है परनीसियम एनीमिया, और एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और एक होता है सिकल सेल एनीमिया। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। अब देखो ये तीनों प्रकार के एनीमिया है, यानी परनीसियम एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और एक है सिकल सेल एनीमिया। अब जब अगर आपके विटामिन 12 की कमी हो जाएगी, विटामिन 12 की कमी हो जाएगी तो ये कौन सा होता है? पर्सिनिया एनीमिया। और जो ये एनीमिया ये क्या होता है? आपकी जो फोलिक अम्ल है, क्या है? फोलिक अम्ल, और उस फोलिक अम्ल की कमी से ये रोग होता है। और ये सिकल सेल एनीमिया है, ये उत्परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? जीवों में होने वाले अकस्मात परिवर्तन, और उस अकस्मात परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे और। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।